राधे राधे। जिंदगी का सफर चैनल में आपका स्वागत है। 65 वर्षीय शारदा जी आज सुबह उठकर अपनी छड़ी ढूंढ रही थी। रात को सोने के समय में तो छड़ी उन्होंने अपनी चारपाई से टिक कर ही रखा था, लेकिन सुबह उनकी छड़ी नहीं मिल रही थी। दरअसल शारदा देवी जी की आंखें कमजोर हो गई थी। उन्हें अब धुंधला दिखाई दे रहा था, इसीलिए वह अपनी छड़ी नहीं ढूंढ पा रही थी। बहू सुबह में सफाई करने आई थी, घर में झाड़ू मारा और छड़ी को चारपाई के नीचे सरका दिया था, इसीलिए उनकी छड़ी नहीं मिल रही थी। जब वह ढूंढकर काफी परेशान हो गई, तो बहू को आवाज देती है, बहू बहू मेरी छड़ी नहीं मिल रही है, तुमने देखा है क्या? किचन में काम कर रही बहू वहीं से आवाज देती है, लो, एक और प्रमाण जारी हो गया। अभी तक घर के काम खत्म नहीं हुए कि इस बुढ़ी का भी आर्डर आना शुरू हो गया। वह किचन में अपने बच्चे के लिए टिफिन तैयार कर रही थी। इधर शीतला देवी जी को उठकर बाहर जाना था। उनकी कमर भी ऐसी हो गई थी कि सुबह उनसे सीधा नहीं खड़े हुए जा रहा था। वह अब बिना छड़ी के सहारे नहीं चल पा रही थी। एक मुसीबत उनके जीवन में कम थी कि आंखें भी उनकी खराब हो गई थी। वह किसी तरह छड़ी ढूंढ ढूंढ कर परेशान थी, लेकिन उनकी छड़ी नहीं मिली। बहुत बार आवाज देने के बाद बहू कमरे में आई और कहती है, माँ जी, मुझसे अब यह नहीं हो पाएगा। मैं उधर बेटे को टिफिन बना कर दूं, पति के लिए टिफिन बनाऊं, ऑफिस को लेट हो रहा है, और इधर आपकी छड़ी ढूंढ कर दूं। कुछ तो कर लिया करो। बैठे बैठे 4 टाइम का खाती हो, अपनी छड़ी संभाल कर नहीं रख सकती तो और क्या करेगी? बड़बड़ाती हुई बाहर निकल जाती है। तभी उसका पति सुरेश आ जाता है। पति से कहने लगती है, अपनी माँ को मेरे सिर पर लाकर बोझ रख दिए हो, इसलिए बुलाया था कि घर के कामों में कुछ मदद करके मेरा सहारा बनेगी, लेकिन तुम्हारी माँ तो मुझे ही अपना सहारा बना लिया। अब मुझसे यह नहीं होगा। अपनी माँ का कुछ करो, नहीं वापिस गांव में ले जाकर छोड़ाओ। सुरेश कहता है, माँ को गांव में कैसे छोड़ाऊं? गांव की जमीन तो तुमने ही बिचवा दिया है। कुछ समय पहले की बात है, जब शारदा देवी जी शहर से 30 किलोमीटर की दूरी पर एक गांव में रहती थी। उनके पति ग्रामीण स्कूल में चपरासी हुआ करते थे। उनका एक बेटा सुरेश और बेटी शांति पहले गांव की स्कूल में ही पढ़े। फिर जब बेटे आगे की पढ़ाई करना चाहा, तो उसे शहर भेज दिया और बेटी को गांव में ही पढ़ाकर उसकी शादी एक गांव के अच्छे जमींदार के यहाँ कर दिया। बेटी अपने घर में बहुत सुखी से रह रही थी। सुरेश की पढ़ाई शहर में अच्छे से चलती रही। पढ़ाई खत्म होते ही उसने माता पिता को खुशखबरी बता दी, मैंने शहर में ही लड़की को पसंद कर लिया है और मैं वहीं शादी करूंगा। उसकी खुशी के लिए माता पिता ने मना नहीं किया और उसकी शादी उसके कहने पर ही कर दिया। सुरेश की नौकरी भी उसी शहर में लग गई थी। समय अपनी रफ्तार से चलता गया। पिताजी को रिटायर हुए 15 साल हो गए थे। काफी कमजोर और बीमार से होने लगे थे। माँ भी अब बहुत बूढ़ी हो चली थी। पिताजी की तबीयत खराब रहने लगी, जिसकी वजह से वह दुनिया को छोड़कर चल बसे। अब घर पर अकेली माँ रह गई थी। माँ को कमी किसी चीज की नहीं थी। जैसे कि पिताजी सरकारी कर्मचारी थे, इसीलिए उनको पेंशन भी मिलती थी। कमी थी तो सिर्फ अपनों की। अब इतनी शक्ति भी नहीं थी शरीर में कि वह अपने लिए दोनों टाइम का खाना बना सके, घर की साफ सफाई करे। किसी तरह से वह पिता के जाने के बाद 3 साल उस घर में रही। इन 3 सालों में कभी कभी बेटा और बहू फोन कर लिया करते थे, या कि 6 महीने साल भर में एक बार माँ से मिलने चले जाया करते थे। अब इधर सुरेश को शहर में एक बेटा भी हो गया था, जो कि अभी 10 साल का था। सुरेश को किराए के मकान में रहना मुश्किल हो रहा था, क्योंकि किराए का महंगाई हो गई थी और किराया का कमरा भी छोटा रहता था। सुरेश की पत्नी हर बार यही कहती कि तुम एक बड़ा सा अपने लिए घर क्यों नहीं खरीद लेते। सुरेश की इतनी इनकम तो नहीं थी कि वह अब तक इतना पैसा बचाया हो कि खुद का मकान शहर में बना सके। वह अपनी पत्नी की बातों से परेशान होकर एक दिन कहने लगा, गांव में हमारा इतना बड़ा मकान जगह जमीन है तो किस काम का, जब हम यहाँ शहर में एक छोटे से घर में रहकर काफी परेशान हैं। सुरेश की पत्नी काफी समझदार और चालाक थी। उसने कहा, तो फिर तुम अपने माँ के इकलौते बेटे हो, गांव की जमीन बेचकर
यहाँ पर शहर में घर ले लो। और हाँ, देखो, तुम्हारे पिताजी की पेंशन भी आती है। तुम जरा पता करो कि इन 3 सालों में तुम्हारे पिता के मरने के बाद जो भी पेंशन आई तो तुम्हारी माँ ने निकाल कर अपने लिए उसे खर्च किया है या नहीं। पत्नी की बातें सुनकर सुरेश के कान खड़े हो गए। सुरेश ने कभी इन बातों के बारे में सोचा भी नहीं था कि मेरी माँ की जो पेंशन आती है तो वह क्या करती है। मेरे गांव की जगह जमीन घर यह बेचकर पैसे भी मिल सकते हैं। पत्नी की बातें सुन वह भी सोच में पड़ गया। कह तो ठीक रही है। फिर दोनों ने विचार बनाया और अपनी माँ के पास गांव पहुंच गए। माँ से पूछने लगे, माँ, तुमने अभी तक अपने लिए पेंशन के पैसे का उपयोग किया कि नहीं। बड़े प्यार और समझदारी से माँ से यह बात पूछ रहे थे। तो माँ ने कहा, बेटा, मुझे तो पता भी नहीं है कि खाते में कितने तुम्हारे पिता की पेंशन आई होगी। भला मुझे क्या जरूरत है। अपनी जमीन से इतना कुछ आ जाता है कि मैं उसी से अपना घर का खर्च चला लेती हूँ और तुम लोगों के लिए भी तो भेजा करती हूँ। माँ, तुम्हें गांव में रहकर कितनी मेहनत करनी पड़ती है। मुझे नहीं चाहिए ऐसे खेतों का अनाज। माँ, अब तुम मेरे साथ चलो और मेरे साथ शहर में रहना। बेटा, यह सब कौन संभालेगा। सुरेश ने कहा, माँ, मैंने सोच लिया है। तुम्हें कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। बस तुम अपना सामान पैक करो और मेरे साथ चलो। और फिर कुछ ही दिनों के बाद सुरेश कुछ पेपर लेकर आ गया। माँ, इस पेपर पर तुम दस्तखत कर दो। माँ ने पूछा, बेटा, ये कौन से पेपर हैं और किस चीज के लिए तुम मेरी दस्तखत ले रहे हो। सुरेश ने कहा, माँ, बहुत हो गया। अब मुझसे देखा नहीं जा रहा कि तुम गांव में रहकर इतनी मेहनत करो। मैंने यह घर और जमीन बेच दिया है। तुम इसमें दस्तखत कर दो और मेरे साथ शहर चलो। मैंने सारी व्यवस्था कर लिया है। माँ का मुंह खुला ही रह गया। बेटा, अपने पिता की कमाई हुई जमीन और घर बनाया हुआ था। एक बार मुझसे पूछ तो लिया होता कि मैं भी बेचना चाहती हूँ कि नहीं। सुरेश ने कहा, माँ, तुमसे पूछना क्या। अब मेरे सिवा तुम्हारा है ही कौन। तुम हमारे साथ रहोगी, तुम्हारी सेवा होगी, तुम्हारी देख रेख होगी। यहाँ तुम्हारी कौन सेवा करने वाला है। इस घर में अकेले रहती हो। हमें भी शहर में कितनी चिंता लगी रहती है। अब बेटा इतने अपनेपन से अधिकार जता रहा था कि माँ से भी कुछ बोला नहीं गया। माँ का दिल तो अंदर ही अंदर टूटा जा रहा था। वह अपने पति का बनाया हुआ घर छोड़कर जाना नहीं चाहती थी, लेकिन बेटे और बहू ने जब अपनेपन से इतना जिद किया और जबरदस्ती कर ही दिया। आखिर वह करती क्या। सब कुछ तो बेटे ने पहले ही तय कर लिया था। अब उनके लिए बचा ही क्या था। अगर वह दस्तखत नहीं करती तो जाती कहाँ। बस अब उसी दिन से शुरू हो जाता है उनकी जिंदगी के अलग दिन। बहुत ही जल्दी वह शहर में आकर बेटे बहू के साथ रहने लगती हैं। उनका बेटा सुरेश एक बहुत बड़ा मकान ले लेता है। मकान में सब लोग शिफ्ट हो जाते हैं। माँ के लिए एक छोटा सा कमरा दे देते हैं। कुछ दिनों तक तो माँ घर का पूरा काम करती रहती थी, लेकिन समय के साथ साथ माँ पहले से भी कमजोर हो चुकी थी। अब माँ की आंखें भी कमजोर हो गई थी। माँ का कमर तो पहले से ही झुक गया था। छड़ी के सहारे चलने लगी थी, लेकिन आंखों ने भी धोखा दे दिया। अब उन्हें कुछ अच्छे से दिखाई नहीं दे रहा था। कई बार वह कह रही थी, बेटा, मुझे डॉक्टर के पास लेकर चलो। एक दिन सुरेश डॉक्टर के पास लेकर तो गया, लेकिन डॉक्टर ने कहा कि इनकी आंखों में बहुत देर हो चुकी है। आपको चेकअप कराना चाहिए। अब इनकी आंखों का ऑपरेशन करना पड़ेगा, तभी कुछ हो सकता है। और हाँ, ऑपरेशन की गारंटी भी हम नहीं ले रहे कि ऑपरेशन के बाद इनकी आंखें बिल्कुल अच्छी तरह से ठीक ही हो जाएगी और इन्हें दिखाई ही देगा। सुरेश ने माँ के लिए दवाइयाँ और कुछ जांच रिपोर्ट करवाकर घर ला दिया। पत्नी को जब पता चला कि डॉक्टर का यही कहना है तो वह भी कहने लगी, अरे जब डॉक्टर कह दिया है कि ऑपरेशन की गारंटी नहीं ले रहा तो इतने सारे पैसे खर्च करने की क्या जरूरत है। माँ तो चाहती थी कि आखिर डॉक्टर ये भी तो नहीं बोला कि ऑपरेशन के बाद बिल्कुल नहीं ठीक होंगे, चांस तो है ना, तो फिर एक बार करवा ही देते। लेकिन बेटा और बहू, उनका बिल्कुल मन नहीं था कि वह अपनी माँ का ऑपरेशन करवाएं। पहले तो माँ अपने पति के पेंशन के पैसे पर ध्यान नहीं देती थी, क्योंकि खेतों से इतना अनाज होता था। उनके यहाँ काम करने वाले ही लाकर उन्हें दिया करते थे। उतने में ही माँ का काफी गुजारा हो गया था। लेकिन अब जब से शहर आ गई थी तो माँ के हाथ में एक एक रुपए के
लाले पड़ रहे थे। पेंशन तो कभी उनके हाथ में आती ही नहीं थी। कभी बेटे बहू से पैसे मांगते तो वह भी कह देते थे कि माँ, तुम्हारी पेंशन से तुम्हारी दवाइयां आ जाती है, ऊपर से कम भी पड़ जाता है और तुम पैसे मांग रही हो। माँ इतना हिसाब नहीं लगाती कि मेरे पति के कितने पैसे आ रहे हैं और कितने खर्च हो रहे हैं, क्योंकि जो भी करते थे सब उनके पति ही करते थे। कभी उन्होंने पूछा भी नहीं था, इसीलिए उन्हें आज तक नहीं पता था। शहर में तो माँ को लेकर आ गया था बेटा, लेकिन उसका ख्याल नहीं रख रहा था। माँ की आंखों में साफ साफ दिखाई नहीं दे रहा था। अब बेटे और बहू को माँ बोझ लगने लगी थी, लेकिन बेचारी माँ कहाँ जाती। बार बार पत्नी यही कहती, अपनी माँ को कहीं छोड़कर आओ। अब मैं तुम्हारी माँ की सेवा नहीं करूंगी। मैं तो यहाँ लाई थी कि पेंशन के पैसे हमारे काम आएंगे और घर और जगह बेचकर हम नया मकान खरीद लेंगे। एक कमरा दे देंगे, बुढ़िया पड़ी रहेगी और घर के कामों में मदद करेगी। लेकिन यह तो जब से आई है तो आंख आंख करके हमसे उल्टा अपना काम खुद करवाती है। अब हमें नहीं रखना तुम्हारी माँ को। ऐसी बातें सुनकर सुरेश भी कहने लगा, देखो माँ को छोड़कर कहाँ आऊं, घर तो हमने पहले ही बेच दिया है, अब माँ को कहाँ छोड़ने जाऊं। सुरेश की पत्नी ने कह दिया, जहां छोड़ना है छोड़ो, लेकिन अब मैं तुम्हारी माँ को इस घर में नहीं रखूंगा। एक दिन सुरेश परेशान होकर माँ से कहता है, माँ तुम भी इस घर में शहर में अकेले बंद होकर परेशान हो गई हो। मैं तुम्हें एक ऐसी जगह रखना चाहता हूँ जहां तुमको आराम मिलेगा। तुम्हारी उम्र की बहुत सारी औरतें रहेंगी, वहां पर तुम अपनी उम्र की औरतों के साथ अपना अच्छे से समय गुजार सकती हो। और देखो, वहां पर तुम्हारी आंखों का ऑपरेशन भी हो जाएगा। वह लोग वृद्धों का सारा खर्च उठाते हैं। माँ ने कहा, बेटा ऐसी कौन सी दुनिया है जहां अपना घर और अपने औलाद के सिवा कोई और ध्यान देता है। तब सुरेश ने कहा, माँ वृद्धा आश्रम में आजकल बहुत सारी सुविधाएं मिल रही हैं। यह सुनकर माँ के पैरों तले जमीन सरक गई। उनका पति कभी सरकारी कर्मचारी हुआ करता था। उनके पास कभी इतनी जमीन जगह थी कि खुद दो तीन लोग उनके खेतों में काम करते थे। जो अनाज की उपज होती थी उसमें से आधा 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 बंटवारा करके ले लिया करते थे। फिर भी माँ को कभी किसी चीज की कमी नहीं होती थी। और आज वही माँ को वृद्धा आश्रम छोड़ने की बात कर रहा है। बेटा, वृद्धा आश्रम तो उसे छोड़ा जाता है जो अनाथ होता है, जिसके पास कुछ नहीं होता, धन संपत्ति ना औलाद। लेकिन आज सब कुछ होने के बाद भी माँ को वृद्धा आश्रम जाना पड़ रहा था। उनके मुंह से शब्द नहीं निकल रहे थे, वह आखिर क्या करते। तब उनके बेटे ने कहा, माँ अपना सामान बांध लो, कल सुबह ही हम तुम्हें वृद्धा आश्रम लेकर चले जाएंगी। माँ चुपचाप अपने पति की एक फोटो और अपनी कुछ पुरानी साड़ियां एक पोटली में बना ली और दूसरे दिन बिना कुछ बोले ही बेटे के साथ वृद्धा आश्रम की तरफ चल पड़ी। माँ को ठीक ठीक से रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन बाहर की ठंडी ठंडी हवा उसको स्पर्श कर रही थी। धुंधला दिखाई दे रहा था, गाड़ी और वाहनों की आवाज आ रही थी, लेकिन कलेजे में काफी धक धक थी कि आज बेटा गांव छुड़वाकर अपने घर शहर लाया और फिर यहाँ से भी मुझे पीछा छुड़ाकर वृद्धा आश्रम छोड़ रहा है। माँ काफी उदास थी, मन ही मन रो रही थी, लेकिन आंखों से आंसू नहीं बहने दे रही थी कि आखिर अब मैं किसके लिए रोऊं। बेटा तो यही है जो खुद वृद्धा आश्रम छोड़ने जा रहा और पति भगवान के घर है। अब मेरा है ही क्या, किसके साथ मोह माया करूं। चुपचाप माँ वृद्धा आश्रम चली गई। वहां पर वृद्धा आश्रम में 2 दिन ही गुजरा था कि एक औरत आई थी जो कि वृद्ध महिला पुरुषों की सेवा करती थी। वह एक नर्स थी। वह हफ्ते में एक दिन वृद्धा आश्रम के महिला पुरुषों की सेवा करने के लिए, उनको दवाइयां देना, उनका फ्री चेकअप करने के लिए आती थी। जब उसने माँ को देखा तो वह उन्हें देखकर आश्चर्य में पड़ गई। अरे, यह तो शांति भाभी की माँ है, लेकिन वृद्धा आश्रम में कैसे। यह तो गांव में रहा करती थी। इनका अपना खुद का बहुत बड़ा मकान हुआ करता था, काफी जमींदारी थी। और शांति के पिताजी तो सरकारी कर्मचारी थे, उनकी पेंशन आती थी। फिर माँ यहाँ शहर के वृद्धा आश्रम में कैसे। वह वहां पर चेकअप करने के बाद जब अपने घर गई तो उनसे रहा नहीं गया। वह अपने भाभी को फोन लगा दी, शांति भाभी, आज मैंने वृद्धा आश्रम में आपकी माँ को देखा।
शायद मेरी आंखों का धोखा भी हो सकता है, लेकिन इतना बड़ा धोखा नहीं हो सकता। मेरा दिल तो यही कहता है कि वह आपकी माँ है। यह सुनते ही शांति के पैरों तले जमीन सरक गई। मेरी माँ? मेरी माँ वृद्धा आश्रम में कैसे? मुझे तो कुछ पता ही नहीं चली और काफी समय से माँ से बात भी नहीं हुई। जब भी मैं भैया के पास फोन लगाती थी तो भैया भाभी यही कह देते थे कि माँ गांव में है और बिल्कुल ठीक है, हमने नया मकान ले लिया है। और उस समय पर जब भैया ने नया मकान लिया था तो माँ आई थी और मकान के उद्घाटन में मैं भी गई थी। लेकिन फिर भैया ने यही कहा था कि मैं माँ को गांव छोड़ने जल्दी ही जाऊंगा। फिर माँ वृद्धा आश्रम में कैसे? वह पूरी रात उधेड़ बुन पड़ी रही। दूसरे दिन सुबह होते ही शांति अपने डॉक्टर ननद को बुला लेती है कि चलो मुझे बताओ कौन सी वृद्धा आश्रम में मेरी माँ को देखा है। शांति की ननद भी आ जाती है। दोनों वृद्धा आश्रम पहुंच गई। शांति की ननद ने दूर से ही इशारा किया, देखो वह औरत भाभी क्या आपकी माँ है? पहचानो तो। शांति अपनी माँ को देखते ही पहचान गई। अरे यह तो मेरी माँ है। भला कैसे नहीं पहचानती? एक बेटी अपनी माँ को कभी भूल सकती है? शांति देवी दौड़कर जाकर अपनी माँ के पैरों पर गिर पड़ी। माँ, तुम वृद्धा आश्रम में? माँ, यहाँ पर तुम कैसे पहुंची? अपनी बेटी को अचानक देखकर माँ घबरा गई। बेटी, तुम्हें कैसे पता चला कि मैं यहाँ हूँ? और फिर तुम यहाँ क्यों आ गई बेटी? शांति माँ से कहने लगी, माँ तुम ये क्या कह रही हो? तुम वृद्धा आश्रम में हो और मुझे कैसे पता चला? ये देखो, ये डॉक्टर कल तुम्हारे पास आई थी ना, यह मेरी ननद है। तुमने पहचाना नहीं? माँ ने कहा, बेटी मैं कैसे पहचानती? मेरी आंखों में तो कुछ दिखाई ही नहीं देता है। मैं खुद को नहीं समझ पा रही हूँ, पहचान पा रही हूँ कि अब मेरी जिंदगी मुझे क्या दिखाने वाली है। तुम्हें भला किसी और को कैसे? वह अपने हाथों से अपनी बेटी के चेहरे को सहलाते हुए, छूते हुए कहने लगी, बेटी मेरी यही किस्मत है। तुम अपने घर चली जाओ और किसी से मत कहना कि मैं वृद्धा आश्रम में हूँ। शांति ने कहा, माँ तुम कैसी बात कर रही हो? मैं तुम्हें वृद्धा आश्रम में छोड़कर घर चली जाऊं? बताओ सच सच क्या हुआ है? अम्मा सब कुछ रो रो कर बताने लगी कि किस तरह से उसके बेटे ने छल से घर को बेच दिया और फिर पिता के आए हुए सारे पेंशन के पैसे ले लिया, शहर में बड़ा मकान खरीद लिया, वहां लाया। फिर पति और पत्नी को बोझ लगने लगे, इसीलिए दोनों बहू बेटा मिलकर माँ को वृद्धा आश्रम में छोड़ दिए। शांति को यह सुनकर बहुत गुस्सा आया। वह अपनी माँ को वहां से बोली, माँ तुम अपना सामान उठाओ और अभी चलो मेरे साथ। शांति ने वृद्धा आश्रम के पेपर कार्यवाही को कंप्लीट किया और माँ और अपनी ननद के साथ अपने घर चली गई। माँ को अपने घर में कपड़े पहनने को दिए, नहाने को दिए, पेट भर खाना खिलाया और फिर कहा, माँ तुम रुको, अब मैं भैया के पास फोन करती हूँ। फिर शांति ने भैया से पूछा, भैया माँ कैसी है? गांव में है तो मुझे जरा किसी गांव वाले का नंबर दो तो मैं माँ से बात करती हूँ। फिर से सुरेश ने इधर उधर करके टाल दिया। अरे क्या बताऊं, माँ से मेरी भी बात नहीं हो रही है। जो पुराने नंबर थे वह अब लग नहीं रहे हैं। अगर किसी नए नंबर से मेरी बात होती है तो वह नंबर मैं तुम्हें जल्दी ही दे दूंगा। भाई की ऐसी बातें सुनकर शांति मन में ही मन में बोल उठी कि कितना नालायक है, अभी भी कितना झूठ बोल रहा है। अगर ये मेरा बड़ा भाई नहीं होता तो मैं ऐसे अभी फोन पर ही कितनी गालियां सुनाती। शांति अपनी माँ को ली और फिर भाई के घर पहुंच गई। पहले वह घर के अंदर आई। उसे देखकर भाभी और भैया दोनों चौंक गए। अरे शांति, तुम बिना बताए, अभी तो फोन पर बात हुई थी कुछ समय पहले, तो तुमने बताया नहीं कि आ रही हो। भैया मैं आपको सरप्राइज देने आई हूँ, बता देती तो सरप्राइज का मजा ही ना फीका पड़ जाता। देखो मैं किसे लेकर आई हूँ। और जैसे ही वह हटी तो पीछे माँ खड़ी थी। माँ को देखकर दोनों पति पत्नी चौंक गए। माँ, यह तुम्हें कहाँ मिली? तो शांति ने कहा, जहाँ तुम छोड़ आए थे वहीं से मिली है। पत्नी के चेहरे का रंग फीका पड़ गया और सुरेश के चेहरे में भी सिकन साफ नजर आने लगी। बोलते हुए सुरेश की जबान लड़खड़ा रही थी। देखो शांति, मैं तुम्हें समझा रहा हूँ, तुम मेरी बात को समझने की कोशिश करना। माँ अभी इस हालात में आ गई थी कि पूरा दिन माँ को पकड़कर उठाना बैठाना पड़ता था। मैं तो ऑफिस चला जाता था, तुम्हारी भाभी घर में अकेली
पूरा दिन घर का काम करती थी और बच्चे के टिफिन बनाना, मेरे लिए टिफिन बनाना, फिर ऊपर से माँ को हाथ पकड़कर खाना देना, ये करना, ये सब नहीं हो रहा था। इसीलिए हम वृद्धा आश्रम में माँ के लिए काफी पैसा दे रहे थे और वहाँ माँ की देखभाल के लिए पर्सनली रिक्वेस्ट भी करके आया था और बोला था कि हम माँ के लिए ज्यादा पैसे यहाँ जमा करेंगे। अब शांति दोनों हाथों से तालियां बजाते हुए बोली, वाह भैया वाह, कितनी महानता का काम करके आए हो। माँ को वृद्धा आश्रम में छोड़कर, ज्यादा पैसे देने की लालच देकर और उनकी सेवा करवाने के लिए। जब तुम्हारे पास इतने ही पैसे थे तो अपने ही घर में रखकर एक नौकरानी क्यों नहीं रख दिया था? वृद्धा आश्रम में क्यों छोड़कर आए? और फिर पिता की जमीन बेच दिया, किससे पूछकर बेचा था? मैं भी तो उसी पिता की बेटी थी, एक बार मुझसे सलाह लेना उचित नहीं समझा? अब सामने आकर भाभी बोलती है, क्या बात कर रही हो शांति? तुम्हें भी पिता की संपत्ति में लालच था क्या? तुम्हें हिस्सा चाहिए था क्या? नहीं भाभी, हिस्सा तो मुझे नहीं चाहिए था, लेकिन जो तुम लोगों ने किया है तो कम से कम माँ का हिस्सा तो उसमें होना चाहिए था ना। अब माँ का हिस्सा कहाँ है? तुमने तो सारी संपत्ति बेचकर यह मकान ले लिया, तो माँ का अधिकार इसी मकान में बनता है कि नहीं? फिर माँ को वृद्धा आश्रम में क्यों छोड़ दिया? अब दोनों वो भैया और भाभी थोड़े गुस्से में आकर कहने लगे, देखो शांति, तुम बेटी हो और बेटी की तरह रहो। बेटियों का तो सिर्फ आना जाना, प्यार से बातें करना ही अच्छा लगता है। भैया भाभी से झगड़ा करना, इसका मतलब पूरी उम्र के लिए अपने मायके से रिश्ता तोड़ लेना होता है। इतना समझती हो कि नहीं? शांति ने कहा, ऐसे लोगों के साथ रिश्ता करना रखना भी कौन चाहेगा? यदि भैया मेरी माँ की सेवा नहीं हुई तो देख लेना, मैं आप लोगों के खिलाफ कोर्ट में भी जाऊंगी और पिता की संपत्ति बेचने पर आपके ऊपर केस करूंगी। अब दोनों भैया भाभी घबरा गए थे, क्योंकि जो संपत्ति बेची गई थी उसमें भाई बहन दोनों का भी नाम था। हालांकि वो संपत्ति अभी भी माँ के नाम पर थी, लेकिन औलाद का नाम संपत्ति में प्रॉपर्टी पेपर में चढ़ाया जाता है। इसीलिए शांति यदि अपने भाई के खिलाफ कोर्ट में केस दर्ज करती तो वह प्रॉपर्टी वापिस करके और फिर जो माँ कहती उसके हिसाब से काम करना पड़ता। अब भैया भाभी दोनों घबरा गए थे। शांति से कहने लगे, देखो तुम ऐसा नहीं कर सकती, हम तुम्हारे अपने हैं, हमें जो उचित लगा वही किए थे, इसमें माँ की भलाई ही थी। शांति को जितना बात करती वहां उतना गुस्सा होती जाती थी। उसने कहा, जब आपकी यही बात है तो हमारी मुलाकात कोर्ट में होगी। अपनी माँ को वहां से लेकर चली आई और फिर पहले अपने पति से बात करके माँ को हॉस्पिटल में दिखाया। डॉक्टर ने कहा, देखो आधी गारंटी है, वैसे भी किसी भी ऑपरेशन में कोई भी डॉक्टर फुल गारंटी नहीं लेता। शांति ने कहा, जो होगा देखा जाएगा, मेरी माँ की ऑपरेशन की तैयारी कीजिए। शांति देवी ने अपनी तरफ से पैसे का इंतजाम किया, उनके पति ने भी भरपूर सहयोग दिया। घर पर शांति देवी की भी सास ही थी, ससुर इस दुनिया से चले गए थे। शांति देवी की सास भी बहुत अच्छी थी। उन्होंने भी कहा, बहू यदि तुम अपनी बेटी होने का फर्ज निभा रही हो तो मुझे कोई ऐतराज नहीं है, क्योंकि तुमने बाखूबी बहू होने का भी फर्ज निभाया है। शांति ने अपनी सास की अनुमति पाकर बहुत खुश थी। पति और वह मिलकर अपनी माँ का ऑपरेशन करवाए। कुछ ही दिनों के बाद माँ की आंख ठीक हो गई और माँ अब घर पर आकर आराम कर रही थी। शांति अपनी सास और अपनी माँ दोनों का बहुत ख्याल रख रही थी, किसी को शिकायत का मौका नहीं देती थी। यहाँ तक कि शांति देवी जी के सास ने भी कहा, समधन जी, पहले मैं अकेले रहा करती थी तो मेरा टाइम पास नहीं होता था, बहुत अकेलापन महसूस होता था, लेकिन जब से आप इस घर में आ गई हैं तो मुझे लग रहा है कि मुझे एक सहेली मिल गई है। मुझे बहुत अच्छा लगता है, अब आप हमारे साथ ही रहा करेंगी। वहीं शांति अपनी सास और अपनी माँ की सेवा करती, अपने दोनों बेटियों को स्कूल छोड़ने जाती और फिर खुद वापिस चली जाया करती थी। गांव मोहल्ले के लोग भी शांति की तारीफ करते नहीं थकते थे। बेटी हो तो ऐसे, जो दोनों कुलों को संभाल लिया। सास ससुर की सेवा तो इसने बड़ी जिम्मेदारी से निभाया। अब माँ को भी लाकर उसकी सेवा कर रही है। एक भाई है जो इतना कट्टर निकला कि माँ को वृद्धा आश्रम छोड़कर आया था। आजकल की औलादों से क्या उम्मीद रखना। शांति ने बाखूबी बेटी और बहू होने का फर्ज निभाया। अब माँ की आंख ठीक हो चुकी थी
माँ की आंखों में चश्मा था, लेकिन माँ को अब सब कुछ दिखाई देता था। माँ अब बहुत खुश थी, अपनी बेटी को ढेरों आशीर्वाद देती थी। वहीं शांति देवी अपने भाई के जमीन पर माँ के कहने पर मुकदमा दायर कर दिया था। केस भी हुआ और शांति और उसकी माँ उस मुकदमे को जीत भी गई। सारी प्रॉपर्टी वापिस से माँ के हाथों पर आ गई। माँ ने कहा, बेटी, तुमने मेरी इतनी सेवा की है, मेरी प्रॉपर्टी पर सिर्फ तुम्हारा हक होता है। शांति ने साफ शब्दों में कह दिया, माँ, यदि मैं तुम्हारी कोई संपत्ति लेती हूँ तो मुझ पर यही दोष आएगा कि मैंने लालच में तुम्हें अपने घर पर रखा और तुम्हारी सेवा की। तुम्हारी संपत्ति में से मुझे एक दिन का भी नहीं चाहिए। फिर माँ ने सोच लिया कि जिस तरह से मैं अंधी होकर तड़पती रह गई और मेरी कोई सेवा नहीं की, इसी तरह से वृद्धा आश्रम में अंधे, लंगड़े, लूले और कमजोर लोगों की मैं अपने पैसों से मदद करूंगी। शांति देवी को अपने प्रॉपर्टी का जो हिस्सा मिला था, उसको बेचकर उन्होंने वृद्धा आश्रम के मजबूर लोगों की मदद कर दी। शांति की यह सारी बातें जब उसके ऑफिस तक पहुंच गई कि किस तरह से अपनी माँ के प्रॉपर्टी को लेने से मना कर दिया और अपनी सास और माँ की सेवा करके अपने घर को स्वर्ग बना लिया है। बॉस भी शांति के इस व्यवहार और अच्छे कामों को देखकर उनका प्रमोशन कर दिया। अब शांति की तनख्वाह भी डबल हो चुकी थी। शांति अपने घर आकर अपनी माँ और सास का आशीर्वाद लेते हुए कहने लगी, आप दोनों की आशीर्वाद से मुझे तरक्की मिल गई है। दोनों ने कहा, बेटी, तुम हो ही इतनी अच्छी, भगवान तुम्हारे जैसे लोगों की मदद नहीं करेगा तो और किसकी करेगा। अब शांति पहले से भी ज्यादा खुश रहने लगी थी, क्योंकि शांति के पास अब दो दो माताओं का आशीर्वाद था। तो दोस्तों, यह कहानी आप लोगों को कैसी लगी, लाइक और कमेंट करके जरूर बताइए। जिंदगी का सफर चैनल में यदि पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।